नमस्कार दोस्तों, फाइनल रिवीजन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज पॉलिटी का पार्ट 2। पॉलिटी के पार्ट 2 के अंदर आज हम देखेंगे संवैधानिक विकास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम लिखित कानून वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये भारत में बनाया गया पहला लिखित कानून था ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, उसे अब भारत का भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो बॉम्बे व मद्रास के जो गवर्नर थे वो भी इसके अधीन कर दिए गए थे। और बॉम्बे व मद्रास के ऊपर जो कानून बनने वाले थे वो भी अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, और इसके साथ एक 4 सदस्य और नियुक्त कर दिए गए जिन्हें गवर्नर जनरल की परिषद कहा जाने लगा। ठीक है, और सबसे पहले क्या किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, यह बात बोली गई। और हुआ भी यही 1774 के अंदर पहली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा इम्पे। ठीक है, और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी कर्मचारी थे उन्हें उपहार लेने से प्रतिबंध कर दिया गया। और उपहार लेने से प्रतिबंध यानी रिश्वत अब नहीं ले सकते थे वो। और उसके अलावा जो व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। तो प्रश्न अब देखते हैं, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और जो स्थापना हुई थी वो 1774 के अंदर हुई थी, और एलिजा इम्पे उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन से चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी? मोनोपोली का मतलब यहाँ है, ये है कि 31 दिसंबर सन 1600 को जब ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला था। एकाधिकार का मतलब है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी, ब्रिटिश की अन्य कोई कंपनी नहीं कर सकती थी। इसे ही मोनोपोली कहा गया था, एकाधिकार कहा गया था, जो कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दी गई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी चाहे वह चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, कर सकती थी। और 1813 के चार्टर एक्ट में क्या बात थी? और ये था कि पहली बार जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली, प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। और 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में 1 लाख रुपए सालाना खर्च
भारत में शिक्षा पर करेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल व प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। तो जो गवर्नर जनरल व प्रधान सेनापति होते थे, उनकी जो अब नियुक्ति होगी वो डायरेक्ट ब्रिटिश सम्राट करेगा। तो ये भी जो बात थी वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही की गई थी। और अभी मैंने बताया 1813 में एक तो ईसाई मिशनरियों का आगमन, चाहे वह चीन के साथ व्यापार, चाहे वह चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। बाकी मोनोपोली सारी समाप्त कर दी गई थी। और 1 लाख सालाना खर्च भारत की शिक्षा पर। ठीक है, ये बातें थी। नेक्स्ट प्रश्न है ईआईसी का व्यापारिक अधिकार कौन से एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया? अब व्यापारिक अधिकार यानी जो भी अब चाहे वह चीन के साथ व्यापार बचा था, वो भी अब पूरा व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन से एक्ट के तहत कर दिया गया था? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ अन्य बातें थी। सबसे पहली बात ये थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का जीजी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का जो प्रथम जीजी था वो थे विलियम बेंटिंक। यानी कि जो अगर आपसे पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी विलियम बेंटिंक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी थे विलियम बेंटिंक। और क्या किया गया था इस 1833 के तहत? जो जीजी की 4 सदस्य एक परिषद थी, उसके अंदर एक विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर को शामिल किया गया, विधि सदस्य को शामिल किया गया। और जो पहले विधि सदस्य बने थे वो थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका कौन सा अधिकार आ गया 1833 में? चार्टर एक्ट। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो विलियम बेंटिंक थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। और आपको कुछ और बातें बता दूं आपको, जो सबसे पहले अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के अगर पूछ ले आपसे कि पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर, ठीक है, तो वो थे लॉर्ड क्लाइव। अगर अब आपसे पूछ ले कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे विलियम बेंटिंक। अब आपसे पूछ ले कि भारत के पहले जीजी कौन थे, तो वो थे विलियम बेंटिंक। ठीक है, आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन से एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया? अभी मैंने आपको बताया था कि 1833 का चार्टर एक्ट है, उसके तहत जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्य परिषद थी, उसमें एक लॉ मेंबर को शामिल किया गया, लॉ मेंबर को, जो थे लॉर्ड मैकाले। इस लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 1834 को विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसे बोलते हैं लॉ कमीशन। ठीक है, लॉ कमीशन ये 1834 को हुआ था, लेकिन अगर एक्ट पूछे तो 1833 के एक्ट के तहत किया गया था। 1834 में ये लॉ कमीशन बना था। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत के प्रथम सचिव कौन थे? अब मैं आपको बताऊं कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के अंदर राजनीतिक रूप से भी सक्षम नहीं है, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां छीन ली और अब डायरेक्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत का शासन चलाया जाने लगा। और भारत का शासन चलाने के लिए भारत भारत सचिव नहीं, ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों का उपयोग करने के लिए ब्रिटिश ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों का उपयोग करने के लिए भारत के संदर्भ में भारत सचिव का पद सर्जित किया गया। भारत सचिव का पद सर्जित किया गया। ये भारत सचिव था, ये जो वहाँ की पार्लियामेंट में बैठता था और भारत से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर रखता था। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य अन्य भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, 15 सदस्य अन्य थे सहायता हेतु, 15 सदस्य भी थे इसकी सहायता हेतु। और जो भारत सचिव प्रथम बने थे वो थे लॉर्ड स्टैनले, जो भारत के प्रथम सचिव बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से एक्ट के तहत पहली बार खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन का प्रावधान किया गया था? पहली बार खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ अन्य बातें मैं आपको बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके राजनीतिक व प्रशासनिक राजनीतिक विधि कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। यानी राजनीतिक यानी प्रशासनिक और विधि यानी लॉ बनाने का काम दो भागों में बांट दिया गया था। जो राजनीतिक के प्रशासनिक काम था वो तो संभालने के कौन, गवर्नर जनरल जी प्लस और उसके 4 सदस्य हैं। और जो विधि कार्यों का काम था यानी लॉ बनाने का काम था उसके लिए एक अलग से 12 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन किया गया था जिसे कहा जाता था भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? अभी अभी मैंने बताया कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत क्या किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब भारत पर शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त और डायरेक्ट अब क्या था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत नियंत्रित में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया डायरेक्ट। ठीक है, और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का वॉइसरॉय भी कहा जाने लगा। वॉइसरॉय कब कहते थे, जब यह ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब इसे भारत का वॉइसरॉय कहा जाता था। और जो भारत के प्रथम वॉइसरॉय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से एक्ट के तहत वॉइसरॉय को विधायकों पर वीटो करने का प्रावधान किया गया था? वॉइसरॉय को विधायकों पर वीटो करने का प्रावधान, तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत क्या किया गया था कि 1861 के तहत एक तो जो नए प्रांतों का गठन करने का जो अधिकार था वो था जीजी के पास, जीजी को दे दिया गया। और वायसराय को दे दिया गया। और उसके बाद अध्यादेश जारी करने का
वॉइसरॉय को अधिकार दे दिया गया और विधेयकों पर वीटो करने का, विधेयकों पर, विधेयक है, विधेयक ना कि विधायक है, विधेयकों पर वीटो करने का, यानी कानूनों पर वीटो करने का अधिकार। ठीक है। और इसी एक्ट के तहत 1862 के अंदर पहली बार क्या हुआ था कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और इसी एक्ट के तहत एक इंपॉर्टेंट याद रखना, पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी मंत्रिमंडलीय, अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री, तो मंत्रिमंडल सिस्टम प्रणाली। ठीक है, ये भी लागू की गई थी। तो आगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम अगले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो थोड़ा लंबा ना बन जाए। तो मैं लेके आऊँगा पार्ट 3, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।